हे एवरीवन वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आई होप गाइस कि पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, जो कि बनते हैं एलएलपीज, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। ओके गाइस, एज वी कैन सी, एलएलपी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच वॉज क्रिएटेड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिर एलएलपी है क्या। ठीक है, तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट which is an alternative corporate business firm that gives benefits of limited liability of a company। अब हम इसका मतलब भी जान लेते हैं भैया। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फर्म, इसका मतलब ये हुआ कि लाइक जैसे दूसरी कंपनीज होती हैं उसकी तरफ ये भी एक कॉर्पोरेट बिजनेस फर्म है, ठीक है, जिसके पास लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कंपनीज में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती थी, इसका ये डिसएडवांटेज होता था कि कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो कि कुछ एक लिमिटेड अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब कंपनी का लूज़ होता था तो उस टाइम पर कंपनी वालों को, इट मीन्स हर एक शेयर होल्डर्स को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ता था, सब कुछ एक तरह से खोना पड़ता था। ठीक है, तो ये एक तरह से इनसिक्योरिटी होती थी और लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, जो कि एलएलपी में अब ऐसा नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। और यही एलएलपी को बाकी कंपनी हो या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हो उससे कुछ ज़्यादा ही अलग और खास बनाती है। अब गाइस हमने इसकी इंपॉर्टेंस तो जान ली, अब देख लेते हैं कि एलएलपी क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, अब एलएलपी क्रिएट करने के लिए भाई मेंबर्स भी चाहिए होंगे। अब ऐसा तो नहीं है भैया कि कोई एक मेंबर हो और आकर अपना एक कंपनी स्टार्ट कर दे, चलाना शुरू कर दे। वो कितना संभालेगा भाई, कितने सारे काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स का होना जरूरी है, जो कि कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हो और हर एक चीज़ को बैलेंस कर सके। ठीक है, सो इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि एलएलपी के कुछ गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम तो कितने नंबर्स भी हो सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा ना कि हर एक पार्टनर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सारा काम संभाल पाएगा। ठीक है, अब इतनी तो बातें समझ ली कि भाई कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है, पार्टनर्स चाहिए होंगे। अब पार्टनर्स हैं भाई, एक बात बताओ, देखो रूल ये भी है कि जब तक डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड नहीं होता है तब तक हर एक पार्टनर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह माना जाता है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या होता है, जो कि मेजर डिसीजंस होते हैं किसी एक एलएलपी में या कंपनी, जो भी चीज़ें हो, उसका यही वर्क होता है कि मेजर डिसीजंस ले सके। और ये एलएलपी का रूल भी है कि किसी भी एक पार्टनरशिप, जो कि एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो कि मेजर डिसीजंस ले सके। और मेजर डिसीजंस लेना इसलिए जरूरी है जिससे कोई भी एक एलएलपी फर्म हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आखिर बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में जानते होंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जब भी हम एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके क्रिएशन के लिए, तो उस टाइम पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बहुत सारे चीज़ों को, मैटर्स को, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हम एलएलपी फॉर्म क्रिएट करते हैं उस टाइम पे ये पार्टनर्स का भी कुछ कंसेंट्स इसमें होते हैं। कंसेंट जो कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनना चाहते हैं कि नहीं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से भी जाना पड़ता है। चलो वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कंसेंट तो देना था भाई, लेकिन कंसेंट देना किसको था। अब यहाँ पर बात है आरओसी की, तो आरओसी है कौन भैया। आरओसी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको हमें कंसेंट देना पड़ता है, बट उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स भी होती हैं। देखो ये आरएसी आखिर होता कौन है। आरएसी वो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट में इलेक्टेड होता है, और इसका काम एलएलपी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये चेक करना होता है, इन सभी चीज़ों को वो मेंटेन करता है, देखता है। देखो भाई, पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने के लिए प्रायर कंसेंट तो देना ही पड़ता है आरओसी को, जिसको कहते हैं हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, अब उसके साथ साथ कुछ और भी अटैचमेंट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रूफ की तरह काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि कंसेंट अलॉन्ग विद पर्टिकुलर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ मैनर एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम अपने पर्टिकुलर कंसेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर्स हो गया, मतलब पर्टिकुलर्स का मीनिंग यहाँ पे हो गया डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर में होना चाहिए। और ये कंसेंट से रिलेटेड जो भी फाइल है, अटैचमेंट्स है, पर्टिकुलर्स है, ये कंसेंट देने के 30 डेज के अंदर अंदर में रजिस्ट्रार को सबमिट होने चाहिए। अब देख लेते हैं भाई, जब हमें डिजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए इतना सारा प्रोसीजर्स हो गया, तो अब क्या होता है इसके आगे। अब सारे फाइल्स, सारे पर्टिकुलर्स आरओसी के पास तो पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे का प्रोसीजर ये होता है कि हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को एक डीपीआईएन नंबर लेना होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से ही मिल पाता है, जिसके बाद वो फुल फ्लेज्ड, मतलब कंप्लीट तरीके से वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी का बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि आखिर डीपीआईएन नंबर होता क्यों है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ पर डीपीआईएन का
फुल फॉर्म होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब भाई सिर्फ इसका फुल फॉर्म जानना ही हमारे लिए इनफ तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं कि आखिर डीपीआईएन है क्या और इससे क्या क्या मदद मिलती है गवर्नमेंट। अब ये डीपीआईएन जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये एक बहुत एक ईजी, स्मार्ट और यूजफुल तरीका है जिससे गवर्नमेंट हर एक एलएलपी पार्टनर पर या उससे रिलेटेड बंदे पर अपना चेक कर सकती है, देख सकती है अगर कोई मिसलीड करे, फ्रॉड करे उनकी उस केस में। अब देख लेते हैं गाइस कि डीपीआईएन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, किस किस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीपीआईएन के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमें एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट पर कि वेदर वो अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। चलो गाइस, आई होप कि आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुके होंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।